चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात हो रही है। लॉजिक गेट्स पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में, आज पूरा सेमीकंडक्टर देखने वाले हैं। मैं शशांक शर्मा, आपका भाई शैंकी भाई, पीसीएमबी चैनल से आज स्टार्ट कराने जा रहा हूं सेमीकंडक्टर। बुलेट ट्रेन सीरीज चल रही है। बुलेट ट्रेन सीरीज में हम 50 डेज में अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, 11th प्लस 12th अलॉन्ग विद PYQs। तो आज कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास सेमीकंडक्टर और नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे PYQ। टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे पास 4 मई पास है, जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक ठाक हो ना? बिल्कुल घबराना नहीं है, स्टार्ट करते हैं। एनर्जी बैंड्स क्या होता है? एनर्जी बैंड्स देखिए, किसी भी सॉलिड में दो तरह के बैंड्स होते हैं। किसी भी सॉलिड में दो तरह के बैंड्स होते हैं। एक मिनट जरा इसे एडजस्ट कर लूं, फिर बात करते हैं। यस, चलो। किसी भी सॉलिड में दो तरह के बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये या तो कंप्लीटली फिल्ड रहता है वैलेंस बैंड, या पार्शली फिल्ड रहता है, पार्शली फिल्ड। इसकी एनर्जी कम होती है, तो लो एनर्जी का जो बैंड होता है उसे वैलेंस बैंड बोलते हैं। जब ग्रुप्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल्स कंबाइंड कर जाएं बहुत पास पास, उसे एनर्जी बैंड्स बोलते हैं। तो लो एनर्जी बैंड को बोलते हैं जिसकी एनर्जी कम हो, वैलेंस बैंड। या तो ये कंप्लीटली फिल्ड रहता है इलेक्ट्रॉन से, या पार्शली फिल्ड रहता है। ये कभी खाली नहीं हो सकता, ये कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। भैया क्यों ये एम्प्टी क्यों नहीं हो सकता, अभी बताऊंगा, पहले सुनते जाओ। कंडक्शन बैंड जो होता है इसकी एनर्जी हाई होती है, या तो ये पार्शली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, पार्शली फिल्ड, या एम्प्टी होता है, खाली होता है। ये कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो सकता, कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो सकता। ऐसा क्या रीजन है कि ये पूरा भर नहीं सकता, ये पूरा खाली नहीं हो सकता? पता लग जाएगा। वैलेंस बैंड की यहां पे एनर्जी मिनिमम होती है और यहां पे मैक्सिमम। ऐसे ही कंडक्शन बैंड की एनर्जी यहां पे मिनिमम होती है और यहां पे होती है मैक्सिमम। दोनों के बीच जो एनर्जी का अंतर होता है उसे हम एनर्जी गैप बोलते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं या फिर फर्मी एनर्जी गैप बोलते हैं। दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है। किसकी एनर्जी का डिफरेंस? वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी और कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी। इस अंतर को बोलते हैं एनर्जी गैप। इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन को कूद के जाना पड़ेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? एनर्जी। कम से कम उसकी एनर्जी एनर्जी गैप से बड़ी या एनर्जी गैप के बराबर होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्या कंडक्ट होगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाता है। हाँ, तो भैया इसलिए आपने कहा था कि वैलेंस बैंड कभी खाली नहीं हो सकता। ये खाली हो गया तो इलेक्ट्रॉन कूदेगा कहां से? और कंडक्शन बैंड कभी पूरा भर नहीं सकता। कंडक्शन बैंड पूरा भर गया तो इलेक्ट्रॉन कूदेगा कहां पे? बात समझना, कहां से कूदेगा, कहां पे कूदेगा। इसलिए ये कभी खाली नहीं हो सकता, ये कभी पूरा भरा नहीं हो सकता। बिल्कुल याद रखनी है बात ये। तो बैंड्स कितने होते हैं सॉलिड में? दो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड की एनर्जी कम, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा। दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है दैट इज एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फर्मी एनर्जी लेवल्स के हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना होता है। ये कभी खाली नहीं हो सकता, खाली हो गया तो इलेक्ट्रॉन कूदेगा कहां से? ये कभी पूरा भर नहीं सकता, पूरा भर गया तो इलेक्ट्रॉन कूदेगा कहां पे? ठीक है जी, तो ये हमारे पास बैंड्स की बात हो गई। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। कंडक्टिविटी के आधार पर 3 तरह के सॉलिड होते हैं। क्या कह रहे हो? हमें भी पता है। हाँ, आपको पता है। एक तो होते हैं कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पास करा सकते हैं। उन्हें वेट नहीं करना पड़ता इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए, क्योंकि
उनके इलेक्ट्रॉन्स कभी भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा सकते हैं। ऐसा क्यों? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड क्यों जा सकते हैं? क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर क्या करते हैं? ओवरलैप। ओवरलैप करने की वजह से एनर्जी गैप कितना होता है? 0। भैया जब एनर्जी गैप ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बैंड से कहां जा सकता है? कंडक्शन बैंड में। इसलिए उसे ऐसी जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। ना 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 ना, इलेक्ट्रॉन को वेट ही नहीं करना, एनर्जी गैप 0 है, वो कभी भी वैलेंस बैंड से उठ के कहां जा सकता है? कंडक्शन बैंड में जा सकता है। एनर्जी बढ़ाने का वेट नहीं करना, टेम्परेचर बढ़ाने का वेट नहीं करना। टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन और होल के बनते हैं पेयर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है ताकत। इलेक्ट्रॉन यहां से कूद जाता है होल्स में, नीचे से इलेक्ट्रॉन सीधा कूदता है किस पे? होल पे। तो इलेक्ट्रॉन होल के क्या बन जाते हैं? पेयर्स। क्या करके बनते हैं? टेम्परेचर बढ़ा के। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन के अंदर आ जाती है एनर्जी और इलेक्ट्रॉन कूद जाता है होल पे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रॉन होल के बन जाते हैं पेयर्स, क्योंकि आपको वो गैप पार करना था। लेकिन कंडक्टर में तो गैप है ही नहीं है। कंडक्टर में अगर गैप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बैंड से कहां जा सकता है? कंडक्शन बैंड में। टेम्परेचर का वेट नहीं करना कि भैया सर्दियों में ही करंट पास नहीं होगा, गर्मियों में होगा। ना 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 ना, हर टेम्परेचर पे करंट पास होता है कंडक्टर्स में, मेटल्स में हर टेम्परेचर पे करंट पास करता है। वहीं इंसुलेटर की बात की जाए तो एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि वैलेंस बैंड पूरा भरा रह जाता है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली रह जाता है। कंडक्शन बैंड पूरा खाली रह जाता है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप होता है। ये गैप फुलफिल नहीं किया जा सकता। मैं कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दूं, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो वैलेंस बैंड से कूद के कहां चला जाए। भाई बहुत बड़ी खाई है, इतनी बड़ी खाई है, मैं कितना ही मोटिवेट कर दूं, भाई कूद जा कूद जा कूद जा, नहीं कूदेगा वो। भाई मोटिवेशन भी तो तब काम करती है जब वेरिएबल गैप हो कि हाँ मोटिवेट करा, तू कूद जा, हो जाएगा पार, हो गया पार। तो मोटिवेशन तो तब काम करता है ना भाई जब गैप वेरिएबल हो, और गैप दे रखा है इतना बड़ा, ठीक है, मैं मोटिवेट कर रहा हूं, तू कूद जा, तू बेटा कर लेगा, बेटा कर लेगा। बेटा कहां गिर गया? गड्ढे में। कह रहा है भैया ने गिरवा दिया गड्ढे में। इसलिए गैप क्या है? गैप होना है बहुत ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन कूदता ही नहीं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। चाहे आप टेम्परेचर कितना ही बढ़ा लो, कद्दू फर्क नहीं पड़ता, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा बेटा, ठीक है। ये वुड और प्लास्टिक का केस हो गया। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में गैप तो होता है लेकिन गैप इतना नहीं होता जो ओवरकम ना कर पाए। एनर्जी गैप होता है 0.7 से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ये गैप वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओ सेमीकंडक्टर का तो इलेक्ट्रॉन के अंदर आएगी ताकत कि भाई मैं कूद सकता हूं, और वो इलेक्ट्रॉन यहां कूद जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पे कूदेगा, इलेक्ट्रॉन होल के बनेंगे पेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। समझ गए ना? तो गैप इसमें कितना था? गैप वेरिएबल था। इसमें गैप 0.7 से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था कि भाई कूद जा कूद जा। तो लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है? इंसुलेटर की तरह, करंट पास नहीं होता, गैप है लो टेम्परेचर पे। और हाई टेम्परेचर देते ही सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कूद जाते हैं किसमें? कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। एग्जाम्पल हो गए इसके सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर टेट्रावेलेंट होता है जी, 4 वैलेंसी होती है। भैया कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। 4 वैलेंसी होती है, कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। सेमीकंडक्टर में भी आउटर मोस्ट में सिलिकॉन में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। फिर ये इंसुलेटर क्यों है और कार्बन इंसुलेटर क्यों है और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्यों है जब 4-4 इलेक्ट्रॉन्स ही है इसमें? भैया कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है सेकंड ऑर्बिट में, और सिलिकॉन में कौन से में? थर्ड में। आराम से निकाले जा सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन, सेकंड से नहीं निकाल पाते हम, हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो टेट्रावेलेंट रीजन नहीं है इसका सेमीकंडक्टर बनने का। टेट्रावेलेंट की पोजीशन कहां है? थर्ड ऑर्बिट, इसमें सेकंड ऑर्बिट। तो सिंपल सा अब हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्या कहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कहता है कि कंडक्टर तो हमेशा करंट पास कर सकते हैं
क्योंकि गैप ही नहीं है। इंसुलेटर कभी करंट पास नहीं कर सकते क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। सेमीकंडक्टर करंट पास कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे करंट पास नहीं कर सकते क्योंकि लो टेम्परेचर पे वो बन जाते हैं क्या, इंसुलेटर। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है जी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो तरह के हैं, एग्जांपल सिलिकॉन जर्मेनियम तो दे दिया मैंने, लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन दो तरह की है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर सेमीकंडक्टर, जैसा नेचर से निकला वैसा ही यूज कर लिया। इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स बराबर रहती है। मतलब जितनी जगह में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करो 1 मीटर क्यूब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मीटर क्यूब में 10 ही होल्स होंगे। तो नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी होल्स की डेंसिटी है इसमें, NeNH बराबर है। लेकिन भैया इसकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती, कंडक्टिविटी कम होती है, इसके अंदर रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप स्लाइटली ज्यादा होता है। ये प्योर है लेकिन अच्छा नहीं है। भैया ये कैसा प्योर चीज मिल गई, प्योर के बाद भी अच्छा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूं दाल को उबालो, आपने दाल उबाल ली, क्या खा ले बेटा दाल खा ले, तो भैया क्या है, ना नमक ना मिर्च ना मसाला ना छौंक, हमें तो दाल फ्राई पसंद है ना। तो प्योर थी वो दाल, आपको मजा नहीं आया। जब उसमें थोड़ी सी मिलावट करी, मसाले की, नमक मिर्च की, छौंक की मिलावट करी, मजा आ गया। ऐसे ही प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जब तक ये प्योर रहता है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स बराबर रहते हैं, मजा नहीं आता। जब आप इसमें क्या करते हो, थोड़ी सी मिलावट करते हो, किस चीज की, इंप्योरिटी एटम की। जब आप इंप्योरिटी एटम की मिलावट करते हो किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो फिर ये प्योर नहीं रहता, ये बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बन जाता है भैया, एक्सट्रिंसिक। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होता है भैया, बढ़िया हो जाता है। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव कर जाती है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, इसका एनर्जी गैप कम हो जाता है। भैया एनर्जी गैप कम हो गया, क्या करने से, मिलावट करने से। यस, मिलावट करने को बोलते हैं डोपिंग, और जिस चीज की मिलावट करी है, डोपेंट। इंप्योरिटी एटम है डोपेंट, और मिलावट करने की प्रोसेस है डोपिंग। डोपिंग करने से गैप क्या हो जाता है, कम। आपको पता लग गया गैप किससे कम होता है डोपिंग करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से गैप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गैप उतना ही रहता है, बस इलेक्ट्रॉन को ताकत मिल जाती है कि वो वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाए। लेकिन डोपिंग करने से गैप क्या हो जाता है, कम, इसलिए बन गया बढ़िया। एक्सट्रिंसिक होता है बढ़िया, किससे, इंट्रिंसिक के मुकाबले। इंट्रिंसिक में NeNH बराबर होती है, जिसे बोलते हैं Ni, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स। और डोपिंग करने के बाद प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है, लेकिन NeNH बराबर नहीं रहते। एक बड़ा काम का फॉर्मूला सुन लो, Ni स्क्वायर बिफोर डोपिंग वाला, Ni स्क्वायर वो बराबर होता है किसके, NeNH आफ्टर डोपिंग। बिफोर डोपिंग का स्क्वायर बराबर होता है NeNH मल्टीप्लाई में आफ्टर डोपिंग। ये बिफोर डोपिंग है, डोपिंग से पहले की डेंसिटी का स्क्वायर, और NeNH है डोपिंग के बाद की, आफ्टर डोपिंग, मिलावट करने की बाद की। बिफोर डोपिंग आफ्टर डोपिंग, मिलावट करने से बढ़िया प्रोडक्ट मिला है जी। लेकिन आपने मिलावट कैसी करी है उस पर डिपेंड करता है कि पी टाइप बनेगा या एन टाइप। वो क्या चीज है, चलो दिखा देता हूं, पी टाइप और एन टाइप। देखो, अगर आपने प्योर सेमीकंडक्टर में 13th ग्रुप की मिलावट कर दी, मतलब ट्राईवेलेंट, कैसी मिलावट कर दी जी, ट्राईवेलेंट, 13th ग्रुप की मिलावट कर दी, तो प्योर सेमीकंडक्टर में थे 4 इलेक्ट्रॉन्स और आपने 3 होल्स डाल दिए, तो जाहिर सी बात है आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और आपने ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डाल दी, यानी आपने क्या कर दिया, 3 होल्स डाल दिए। तो आपके पास 13th ग्रुप में सीधी सी बात है, कंसेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो कौन सा सेमीकंडक्टर डेवलप हो जाएगा आपको पता है, 13th ग्रुप में कौन सा बनता है, बड़ी पॉपुलर सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 13th ग्रुप से कौन सा बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल आपके पास क्या होते हैं इसमें,
एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा एक मिनट, ये जो आपने ट्राइवेलेंट डालता थोड़ा सा उल्टा हो गया, थोड़ा सा बता दूं, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, इधर देख लो क्या बोल रहा था मैं। हाँ, तो सेमीकंडक्टर पे 4 होल्स थे, आपने ट्राइवेलेंट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो हर 4 होल पे आपने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो एक होल बच गया, एक होल ज्यादा हो गया, तो इसमें होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो बन जाता है कौन सा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा बन जाता है, पी टाइप। होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। होल्स को बोलते हैं एक्सेप्टर, तो यहां पे एक्सेप्टर ज्यादा होते हैं डोनर से, इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक्सेप्टर ज्यादा होते हैं डोनर से। 13th ग्रुप का एग्जाम्पल थोड़ा सा याद कर लेना जी, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये सब एग्जाम्पल 13th ग्रुप के याद रखना। कई बार पूछता है वो कि आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो 13th ग्रुप, जब प्योर सेमीकंडक्टर में आप प्लस कर देते हो 13th ग्रुप की मिलावट यानी ट्राइवेलेंट की मिलावट, तो बन जाता है कैसा सेमीकंडक्टर, पी टाइप, यानी होल्स ज्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, होल्स मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो ज्यादा कौन हो गए, होल्स। एक्सेप्टर ज्यादा हो जाते हैं डोनर से। तो जो बैंड डायग्राम बनता है इसका, बैंड डायग्राम देखना, ये है नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और ऊपर है कंडक्शन बैंड। तो क्या कह रहा है ये, कौन ज्यादा है अपने पास, अपने पास एक्सेप्टर ज्यादा है, तो आपको बनानी पड़ेगी एक्सेप्टर की लेयर। एक्सेप्टर की लेयर हमेशा बनती है वैलेंस बैंड के पास। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट करना चाहता है, तो जिसे एक्सेप्ट करना है, जिसे भीख चाहिए, वो जिसे कुछ पैसा चाहिए, भीख चाहिए, वो उसी के पास तो जाएगा जो भीख दे सके, भीख दे सके। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन देता कौन है, हमेशा वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन देता है। कौन सा बैंड इलेक्ट्रॉन देता है, वैलेंस बैंड। इसलिए एक्सेप्टर लेयर जो है, एक्सेप्टर लेयर किसके पास बनानी है, हमें हमें एक्सेप्टर लेयर बनानी है वैलेंस बैंड के पास। आइए एन टाइप बनाते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, प्योर सेमीकंडक्टर में 15th ग्रुप की मिलावट कर दो मतलब पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मिलावट कर दो मतलब जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब मिलावट कर दो। प्योर सेमीकंडक्टर पे थे 4 होल्स, आपने पेंटावेलेंट 5 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन फालतू बच गया पर एटम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो गई, किससे, होल से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब डोनर ज्यादा हो गए, तो हमारे पास जो लेयर बनेगी बैंड डायग्राम में वो भी डोनर लेयर बनेगी, जो डोनेट करना चाहती है, डोनर लेयर। ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो अब डोनर लेयर कहां बनाऊं, डोनर लेयर बनेगी कंडक्शन बैंड के पास, क्योंकि डोनर है जो डोनेट करना चाहता है, तो डोनेट करने वाला बंदा वही तो जाएगा जो डोनेशन ले रहा हो। तो डोनेशन कौन लेता है, कंडक्शन बैंड। तो डोनर लेयर यहां बना देना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे डोनेट कर देगा, ये बन गई कौन सी लेयर, डोनर लेयर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, 13th ग्रुप की मिलावट करके। एन टाइप कैसे बनता है, 15th ग्रुप की मिलावट करके। इसमें होल्स ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि नेगेटिव है। बेटा ये याद रखना, ओवरऑल सेमीकंडक्टर न्यूट्रल रहता है, होल्स ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल न्यूट्रल रहता है, क्योंकि उसके क्रिस्टल में उतने ही ज्यादा अपोजिट आयंस बढ़ जाते हैं। जितने होल्स बढ़ गए अपोजिट उसमें क्रिस्टल में बढ़ गए, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके अपोजिट। मतलब आपको अभी इतना डिटेल में नहीं जाना क्योंकि आपका 4 मई का, आपको बस इतना याद रखना है कि भैया ओवरऑल ये न्यूट्रल रहता है, ऑल्दो कुछ भी ज्यादा हो, होल्स ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। तो इसमें कौन सी लेयर है, एक्सेप्टर लेयर, इसमें कौन सी लेयर है, डोनर्स लेयर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, पहले तो ये याद रखो, सेमीकंडक्टर में जो नेट करंट होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से बनता है। सेमीकंडक्टर में जो नेट करंट बनता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से बनता है। तो कंडक्टिविटी जो नेट रहती है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की कंडक्टिविटी की वजह से रहती है, जिसकी वजह से फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ Ne म्यू ई NH म्यू H। क्या है ये, सुनिए जरा, ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी पढ़ा था पीछे, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
मोबिलिटी आप जानते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि सेमीकंडक्टर में करंट ले जाने वाले दोनों ही कैरियर्स होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, यानी होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, लेकिन दोनों ही करंट ले जाने वाले होते हैं। पीएन जंक्शन और डायोड, भैया कैसे बनता है पीएन जंक्शन और डायोड? सिंपल भाषा में बोलूं, पी टाइप की पतली सी लेयर ले लो, वेफर, चिप्स होते हैं ना वेफर, पतले पतले होते हैं इसलिए वेफर्स बोलते हैं। ऐसे ही पी टाइप की पतली सी लेयर ले लो, वेफर। एन टाइप की पतली सी लेयर ले लो, वेफर। उन्हें बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दो, हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दो। लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि असली में क्या होता है, फिर बताऊंगा अंदर क्या क्या होता है। पी टाइप की पतली सी लेयर ले लो, वेफर। एन टाइप की पतली सी लेयर ले लो, वेफर। इन्हें हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दो। जब आप इन्हें हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हो, हाई टेम्परेचर कितना भैया, 560 डिग्री सेल्सियस से 630 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई तक चला जाता है। ठीक है, जब हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हो तो इनके जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं और डायोड बन जाता है। लेकिन बिल्कुल इतना नहीं है, और डिटेल में आपस में डिफ्यूज होते हैं, डायोड बन जाता है। पी के मेजॉरिटी कौन है? होल्स। एन के मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में डिफ्यूज होते हैं, जब ये डिफ्यूज होते हैं तो डायोड बन जाता है। ये तो लेमैन लैंग्वेज में बात हो गई कि भैया पी की लेयर ली वेफर, एन की लेयर ली वेफर, एक दूसरे के ऊपर रखा, हाई टेम्परेचर पे गर्म करा, डायोड बन के तैयार। असल में बहुत कुछ होता है। ठीक है, डायोड जब बनता है तो दो मेन प्रोसेस होती है, एक तो डिफ्यूजन और एक होता है ड्रिफ्ट। डायोड जब बनता है तो दो मेन प्रोसेस होती है, क्या होती है? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। भैया सिखाओ क्या क्या होता है। ये देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पास लेकर आए, सुनते रहे ना। पी टाइप में होल्स ज्यादा हैं, पहले देख लो, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम है, होल्स ज्यादा हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, होल्स कम है। जब इन्हें हमने हाई टेम्परेचर पे गर्म किया तो इनके जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर गए, यानी पी से कौन? होल्स, और एन से कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब मेजॉरिटी वाले मूव करते हैं तो मेजॉरिटी वाले आपस में क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज, और उनसे बनता है कौन सा करंट? डिफ्यूजन करंट। तो आज से याद रखेंगे हम कि डिफ्यूजन करंट किनसे बना है? मेजॉरिटी से। पी टाइप से कौन मूव करते हैं? होल्स। एन टाइप से कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जब ये आपस में क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज, तो उनसे कौन सा करंट बनता है? डिफ्यूजन करंट। कौन सा करंट बनता है? डिफ्यूजन। तो ये पीछे किन्हें छोड़ जाते हैं? माइनॉरिटी को। पीछे किसे छोड़ जाते हैं? ये माइनॉरिटी को। जब ये पीछे छोड़ जाते हैं माइनॉरिटी को तो वो माइनॉरिटी इकट्ठे हो जाते हैं जंक्शन पे। जंक्शन मतलब बॉर्डर पे। पी के माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेजॉरिटी तो डिफ्यूज हो गए। तो पी के कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। एन के माइनॉरिटी कौन है? होल्स। एन के माइनॉरिटी कौन है? होल्स। पी से ये चले गए इधर मेजॉरिटी, पीछे किन्हें छोड़ गए? माइनॉरिटी को। एन से कौन चले गए? इलेक्ट्रॉन्स। पीछे किसे छोड़ गए? माइनॉरिटी को। ये माइनॉरिटी वाले कहां इकट्ठे हो गए? भाई इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। भाई मेजॉरिटी वाले तो आपस में क्या हो गए? डिफ्यूज। तो माइनॉरिटी हो जाए, भाई हम क्या करें? हम बॉर्डर पे इकट्ठे हो जाते हैं। वो तो मेजॉरिटी वाले रईस लोग थे, वो आपस में डिफ्यूज हो गए, तो माइनॉरिटी वालों ने कहा भाई हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं, हम कहां इकट्ठे हो जाते हैं? बॉर्डर पे। तो ये बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए माइनॉरिटी वाले। ये इमोबाइल आयंस होते हैं, मूव नहीं करते, ये मूव नहीं करते। ये बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए, और बॉर्डर पे इकट्ठे होकर इन्होंने एक लेयर बना ली अपनी, डिप्लीशन लेयर। उस डिप्लीशन लेयर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है। भाई प्लस से माइनस क्या जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे बोलते हैं क्या? जंक्शन फील्ड। क्या बोलते हैं उसे? जंक्शन फील्ड। उस फील्ड की पे ना ये जो लेयर है, इस लेयर पे एक काल्पनिक बैटरी बन जाती है, फिक्टिशियस बैटरी। फिक्शन है भाई, फिक्टिशियस बैटरी बन जाती है। उस बैटरी की वोल्टेज को बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं
पोटेंशियल बैरियर, क्या बोलते हैं भैया, पोटेंशियल बैरियर, इसकी वोल्टेज को बोलते हैं। उसकी वजह से करंट बनता है, मतलब इन माइनॉरिटी वालों ने भी अपना करंट बना लिया। कौन सा करंट बनता है माइनॉरिटी वालों का, ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट बनता है, ड्रिफ्ट करंट। अब जाहिर सी बात है, मेजॉरिटी का करंट इधर जा रहा होगा तो माइनॉरिटी का इधर जा रहा होगा, मेजॉरिटी का करंट इधर जा रहा है तो माइनॉरिटी का इधर जा रहा है, मतलब माइनॉरिटी करंट मेजॉरिटी करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, अपोज कर रहा है। दोबारा सुनना, क्या क्या हुआ, पी टाइप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पी टाइप और एन टाइप को पास लाए, हाई टेम्परेचर पे गर्म किया, तो इनके मेजॉरिटी वाले आपस में डिफ्यूज होने लगे और बनाने लगे डिफ्यूजन करंट। जब ये मेजॉरिटी वाले आपस में डिफ्यूज होने लगे तो पीछे किसे छोड़ गए, माइनॉरिटी वालों को। उन माइनॉरिटी वालों ने अपना एक नया ग्रुप बना लिया बॉर्डर पे। वो ग्रुप क्या है, डिप्लीशन लेयर। उस डिप्लीशन लेयर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसे बोलते हैं जंक्शन फील्ड। काल्पनिक बैटरी बनेगी जिसे बोलते हैं फिक्टिशियस बैटरी। उस बैटरी की वजह से करंट बनेगा जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी, डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी। तो ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट को अपोज करने लगा। क्या करने लगा, अपोज। लेकिन अभी रोक नहीं पाया, तो अभी फर्दर क्या हुआ, डिफ्यूजन। अभी फर्दर क्या हुआ, डिफ्यूजन चलता रहा। तो पीछे कौन छूटते गए, माइनॉरिटी। तो ऐसे ऐसे डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती गई, बड़ी होती गई। डिप्लीशन लेयर की विड्थ बड़ी हो गई, जिसकी वजह से बैटरी की वोल्टेज भी बढ़ गई, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ गया। और एक टाइम ऐसा आया कि ड्रिफ्ट करंट बराबर किसके हो गया, डिफ्यूजन करंट के। तब डायोड इक्विलिब्रियम में आ गया, डायोड बनके तैयार हो गया। यानी इस समय जो डायोड का नेट करंट है वो जीरो है, क्योंकि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्या हो गए, बराबर, कैंसिल हो गए और डायोड बनके तैयार हो गया। ठीक है जी, याद रखना डायोड कैसे बनता है। डायोड में दो मेन प्रोसेस होती है जी, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। मेजॉरिटी वाले करते हैं डिफ्यूजन, माइनॉरिटी वाले करते हैं ड्रिफ्ट। लेकिन जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक डायोड बनके तैयार नहीं होता। जब बराबर हो जाते हैं उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये डायोड बनके तैयार हो गया। चलिए, डायोड की बाइसिंग, डायोड का ये सिंबल होता है जी, ये सिंबल, ये है पी साइड, ये है एन साइड। जब आप डायोड की पी साइड को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे, पी को पी से, और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे, तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है, यानी पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाता है। याद रखना ये बात। और जब आप उल्टे कनेक्शन करोगे, यानी पी साइड को जोड़ोगे डायोड के नेगेटिव से और एन साइड को जोड़ोगे डायोड के पॉजिटिव से, पी साइड को एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव से, सुनना, पी साइड को एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव से और एन साइड को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव से, तो उसे रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। जब आप उल्टे कनेक्शन करते हो तो उस समय डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, बीच वाली लेयर, वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कम होता है, रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कम होता है, रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। एक और चीज याद रख लो, अगर क्वेश्चन में कभी आइडियल डायोड लिखा आ जाए, कैसा डायोड है, आइडियल, तो आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस बिल्कुल ही जीरो होता है, और रिवर्स बाइसिंग में आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है, इंफिनिटी। फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस कितना होता है, इंफिनिटी। कैसे डायोड की बात कर रहा हूं मैं, ये आइडियल डायोड की। नॉर्मल डायोड है अगर, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, लेकिन आइडियल का तो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, रिवर्स बाइसिंग में बढ़ जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में VI कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और करंट के ग्राफ। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता क्या है, जरा ध्यान देना। पहले तो करंट जो है वो ना के बराबर बढ़ता है और फिर थोड़ा तेजी से बढ़ने लगता है।
पहले तो करंट ना के बराबर बढ़ता है, फिर थोड़ा तेजी से बढ़ने लगता है, इसे फॉरवर्ड बोलते हैं। और जिस वोल्टेज के बाद से एकदम से तेजी आई है उसे नी वोल्टेज बोलते हैं, उसे बोलते हैं नी वोल्टेज। जिस वोल्टेज के बाद से करंट बढ़ने में तेजी आई है, पहले तो ग्रेजुअल बढ़ रहा था करंट वोल्टेज के साथ साथ, फिर एकदम से करंट तेजी से बढ़ने लगा, तेजी से, तो उस वोल्टेज को नी वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? नी वोल्टेज। ठीक है, ये आपके पास रिवर्स बाइसिंग का कंसेप्ट है। रिवर्स बाइस, इसे नी बताए क्यों बोलते हैं? एक मिनट में दिखाता हूं थोड़ा सा, अगर मैं दिखा पाऊं नी वोल्टेज तो मैं एक बार ना रिमोट लेके आता हूं, मैं दिखाता हूं, एक मिनट रुको। अगर मैं दिखा पाऊं तो एक बार कोशिश करता हूं कि नी वोल्टेज इसे क्यों बोलते हैं। हाँ, ये देखो, ये आपने अपना पैर देखना, ये पैर, पैर, ये ग्राफ इसी तरीके से बना है। पहले जो नीचे वाला है, अगर आप नोटिस करो तो ये नीचे वाला जो है ये है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल ये वाला ग्रेजुअल, और इसके बाद रैपिड है, रैपिड। तो ये घुटना वाली पोर्शन क्या हो गया? नी। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है नी वोल्टेज। इसे क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। ध्यान रखोगे इस चीज को, है ना? नी वोल्टेज, आई गेस आ गया होगा समझ कि ये नी वोल्टेज क्यों बोला जाता है। ये ग्राफ इसी तरीके से बना है आपके पैर की तरह, पहले आपके पास नीचे फिर तेजी आ जाती है, इसे हमारे पास क्या बोला जाता है? नी वोल्टेज। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होती है भाई? रिवर्स बाइसिंग में डायोड काम नहीं करता, रिवर्स बाइसिंग में नॉर्मल डायोड फेल हो जाता है। रिवर्स बाइसिंग पे पहले तो करंट ना के बराबर होता है, फिर एकदम से इंफिनिटी जाके ब्रेक डाउन ले आता है। क्या ले आता है जी? ब्रेक डाउन। जिस वोल्टेज पे करंट अप्रोच कर जाता है इंफिनिटी पर, उस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। रिवर्स बाइसिंग मतलब उल्टे कनेक्शन है, इसलिए वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले करंट कैसे बढ़ रहा है? ग्रेजुअली, ना के बराबर, और फिर एकदम से इंफिनिटी। यानी पहले तो डायोड काम नहीं करता रिवर्स बाइसिंग में, पहले तो ना के बराबर करंट होता है और फिर क्या होता है? एकदम इंफिनिटी। यानी पहले तो भूख से मार दिया, फिर इतना खिलाया कि पेट फाड़ दिया। पहले तो भूख से मार दिया, मतलब इतना कम करंट था कि डायोड वैसे काम नहीं कर पाया, और फिर इतना करंट बढ़ा कि डायोड फट गया, डायोड खराब हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो कोई ऐसा डायोड है जो इस पे भी काम कर लेता है रिवर्स बाइसिंग में? जीनर डायोड। जीनर डायोड रिवर्स बाइसिंग पे भी काम कर लेता है जी, जीनर डायोड। भैया उसमें ऐसी क्या खास बात है कि वो रिवर्स बाइसिंग पे भी काम कर जाता है? भैया जीनर डायोड की डोपिंग बड़ी हैवी करी जाती है, मिलावट, हैवी डोपिंग की वजह से वो रिवर्स बाइसिंग पर भी खराब नहीं होता, इसलिए उस समय उसकी वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं कहलाएगी, जीनर वोल्टेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीनर वोल्टेज। तो जो रिवर्स बाइसिंग पे भी काम कर जाता है वो जीनर डायोड होता है। तो जो उसका ग्राफ रहेगा वो तो जी ऐसे रहेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग पे तो बिल्कुल सेम नी वोल्टेज वाला, रिवर्स बाइसिंग पे आपके पास ऐसे रहेगा, ऐसे। तो किस वोल्टेज पे? ये वोल्टेज क्या कहलाएगी उस समय? जीनर वोल्टेज। जो जीनर डायोड है उसका सिंबल अलग है नॉर्मल डायोड से, जेड जैसा बना देते हैं यहां पे, जीनर डायोड, पीएन। ये कौन सी बाइसिंग पे काम कर लेता है? ये रिवर्स बाइसिंग पे काम कर लेता है, क्योंकि इसकी डोपिंग क्या होती है? हेवली डोप्ड होती है, ये खराब नहीं होता रिवर्स बाइसिंग पे, रिवर्स बाइसिंग पे खराब नहीं होता। ये इसका VI कैरेक्टरिस्टिक है, VI ग्राफ है। भैया जीनर डायोड कहां काम आता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट। जीनर डायोड आता है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब अगर आपके पास डीसी वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट कर रही है और आप उसे कांस्टेंट बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? कांस्टेंट, तो जीनर डायोड का इस्तेमाल हो सकता है। डीसी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, आप डीसी वोल्टेज को कांस्टेंट बनाना चाहते हो, जीनर डायोड का इस्तेमाल करो। कौन सी बाइसिंग पे इस्तेमाल करो? रिवर्स बाइसिंग पे। कौन सी बाइसिंग पे इस्तेमाल करो? रिवर्स बाइसिंग पे, सॉरी, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग पे आप इस्तेमाल करो। तो ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को क्या कर देगा? कांस्टेंट। देखो देखो देखो, ये मैंने इनपुट वोल्टेज दी, काम की चीज बताऊंगा, ध्यान रखना। इनपुट वोल्टेज दी, पॉजिटिव नेगेटिव,
ये मैंने जीनर डायोड लगा दिया रिवर्स बाइसिंग पे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव, रिवर्स बाइसिंग। ये रेजिस्टेंस, ये वो लोड रेजिस्टेंस है जिसे कांस्टेंट वोल्टेज मिलनी है। तो जीनर डायोड फ्लक्चुएट होती हुई डीसी को कांस्टेंट में बदल देता है। लेकिन जो जो चीजें बताऊंगा यहां ध्यान रखना, थोड़ी सी काम की चीजें बताऊंगा, यहां बहुत ध्यान रखना, ठीक है। फ्लक्चुएट हो रही है, उसे कांस्टेंट में बदल देगा रिवर्स बाइसिंग पे। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए, फॉर्मूलों के लिए ध्यान रखना, जो आप इनपुट वोल्टेज देते हो, करंट इसमें गया I, इसमें, फिर इसमें गया I1, बचा हुआ इसमें चला गया I2। 2-3 इक्वेशन बता रहा हूं, याद रखना। अगर जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर पे न्यूमेरिकल आ गया, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो इक्वेशन बना रहा हूं 3 इक्वेशन। सबसे पहली इक्वेशन, नेट करंट आपने I1 और I2 में बांटा है, डन। ये तो बिल्कुल ही टुच्ची सी इक्वेशन बता दी भैया ने। हाँ, अब देखते जाओ। जो जीनर डायोड की वोल्टेज होगी वही लोड रेजिस्टेंस की वोल्टेज होगी, क्योंकि ये पैरेलल है ना। जीनर डायोड की वोल्टेज होगी वही लोड रेजिस्टेंस की वोल्टेज होगी, और लोड रेजिस्टेंस की वोल्टेज को आप IR लिख सकते हो, है ना। 2 इक्वेशन याद रहेगी, 2 इक्वेशन याद होगी, 2 इक्वेशन। अब तीसरी सीख लो भैया, जो इनपुट वोल्टेज है ये 2 वोल्टेज में बट गई। R को जो वोल्टेज मिली है और जो जीनर डायोड को वोल्टेज मिली है। अब आप कहोगे भैया ये वोल्टेज 3 चीजों में नहीं बटी। अरे भाई, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है। अगर इसे 5 वोल्ट मिली है तो इसे भी 5 वोल्ट मिली है, और इन दोनों का नेट भी क्या होता है, 5। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा आपने, 5 वोल्ट 5 वोल्ट, और टोटल सपोज करो 15 थी, टोटल 15 थी, इसे 5 मिली है, इसे 5 मिली है, तो पैरेलल में इन दोनों का नेट भी क्या रहेगा, 5। 15 5 5, टोटल 15 थी, इसे 5 मिली है, तो इसे कितनी मिली होगी, 10। यानी सिंपल याद रखना, नेट वोल्टेज होगी जो इनपुट ने दी है वो R पे गई और जीनर डायोड पे गई। तो भाई ये भी काम की चीज है, बिल्कुल काम की है, बिल्कुल काम। VR को क्या लिख सकते हैं, IR, और VZ अभी बताया है, VZ को VL यानी I2 RL, ये भी लिख सकते हैं। तो क्या भैया जीनर डायोड के सारे क्वेश्चन इन तीनों कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे? एक एक क्वेश्चन इन तीनों कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा, एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। जीनर डायोड का न्यूमेरिकल आ गया नीट में, तो इन तीनों कंसेप्ट से एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, भूल मत जाना बस ये 3 कंसेप्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इनकी वोल्टेज सेम, तो जो नेट करंट है वो इन दोनों में बटा है, ये लिख दिया। जो इनपुट की वोल्टेज है वो इसे मिली है और इसे मिली है, क्योंकि पैरेलल में तो सेम होती है। ये रहा, बस ये याद रखना, करंट वोल्टेज वोल्टेज, इक्वेशन रेडी हो गई। कभी डायोड का डायनामिक रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए तो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। मतलब अगर आपको डायनामिक रेजिस्टेंस बताना है तो आपको 2 जगह की वोल्टेज और उन्हीं 2 जगह का करंट देखना होगा। ग्राफ में 2 जगह की तो आपको निकालनी पड़ेगी करंट, जैसे सपोज यहां का करंट देख लिया, यहां का करंट देख लिया, तो इन्हीं 2 की क्या देखनी पड़ेगी आपको, वोल्टेज। फिर आप डेल्टा V कैसे लिखोगे, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। डेल्टा I कैसे लिखोगे, I2 माइनस I1। भैया रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं हम, जल्दी जल्दी निपटाना है हमें, 50 डेज का काम कर रहे हैं, रिसर्च नहीं करने बैठे यहां। यूनिट क्या हो गई, ओम। यूनिट क्या हो गई डायनामिक रेजिस्टेंस की, ओम, याद रखना। तो जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, डायनामिक रेजिस्टेंस का खेल खत्म हो गया। देखते जाओ, आगे चलते हैं। ये लो जी, रेक्टिफायर। ओहो, एसी को जो डीसी में बदल दे वो रेक्टिफायर है, एसी को डीसी में बदल दे वो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर। ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है रेक्टिफायर का, प्रिंसिपल ये होता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए वो करंट को जाने देता है। रिवर्स बाइसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए वो करंट को नहीं जाने देता। अब मैं इस पे थीसिस नहीं लिखने बैठा हूं कि हम पूरा पूरा पढ़ रहे हैं, हम जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातें पकड़ रहे हैं जो हमारे पेपर में बिल्कुल वही आ जाए, उससे अलग ना जाए, है ना। अब देखो, 2 तरह के रेक्टिफायर होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर एसी को बदलता है डीसी में, लेकिन हाफ वेव मैनर में, छोड़ के,
है ना। और हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास देखो जरा, देखो ये इंडक्शन कॉइल होती है, ये सेपरेटर्स लगा दिए हमने, ये भी इंडक्शन कॉइल हो गई। हाफ वेव में एक डायोड होता है, एक डायोड। तो जब भी आपके पास एक डायोड आ जाए तो समझ जाना कि वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। क्या है? हाफ वेव। तो जो भी आप इनपुट दोगे फिर वो आपको हाफ वेव में मिलेगा, हाफ, एक डायोड। एक है नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके से डायग्राम दे रखा है कि ये 5 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? तो आंसर आपको पता है कि एक डायोड है तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको आंसर मिलेगा 5 वोल्ट। क्या मिलेगा? 5 वोल्ट। हाफ वेव रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में बदलता है हाफ वेव मैनर में, और फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर जो एसी को बदलता है डीसी में लेकिन फुल वेव मैनर में। किसमें? फुल वेव मैनर में। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल तो वही है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट पास कर जाता है, रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, करंट पास नहीं करता। ठीक है, ये कॉइल है, ये भी कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्शन होना होता है। यहां 2 डायोड होते हैं, 2 डायोड होते हैं, लोड रेजिस्टेंस। तो यहां आपके पास फुल वेव में मिलता है, आउटपुट जो मिलता है वो फुल वेव। तो इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम बात करें रिपल फैक्टर की, थोड़ी सी बातें याद रखनी है आपको। रिपल फैक्टर होता है आपने इनपुट कितना दिया एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, और डिवाइड बाय आपको डीसी कितना मिला, आउटपुट डायरेक्ट करंट। रिपल फैक्टर हाफ वेव का ज्यादा होगा क्योंकि हाफ वेव में आउटपुट कम मिलता है, आउटपुट तो डिनोमिनेटर कम है, तो रिपल फैक्टर क्या होगा? ज्यादा। तो रिपल फैक्टर हाफ वेव का होता है 1.21 और रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर का होता है 0.48। 0.48 यूनिट नहीं होती इसकी कोई, यूनिट लेस होता है रिपल फैक्टर। फ्रीक्वेंसी, फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 2 गुना होती है एज कंपेयर टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होती है एज कंपेयर टू इनपुट। हाफ वेव में आउटपुट और इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम। क्योंकि देखो एक बात देखो, जितने में इसका एक चक्कर पूरा हुआ है, एक चक्कर, उतने में इसके 2 चक्कर पूरे हो गए, 2 चक्कर, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डबल हो गई ना, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डबल है एज कंपेयर टू इनपुट। वहीं हाफ वेव में जितने में इसका एक चक्कर पूरा हुआ है इसका भी एक ही चक्कर पूरा हुआ है। देखो इसका एक चक्कर ऐसे माना जाएगा ना, ऐसे करके ये एक चक्कर, फिर ये दूसरा चक्कर, फिर ये तीसरा चक्कर। ठीक है, तो जितने में एक चक्कर पूरा हुआ है उतने ही टाइम में इसका भी एक चक्कर है, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर है। और फुल वेव में क्या था? फुल वेव में जितने में इसका एक चक्कर पूरा हुआ है उतने में इसके 2 हो गए, क्योंकि इसमें तो इतने में ही एक चक्कर मान लिया जाएगा, रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, तो ये रिपल फैक्टर आ गया। फोटो डायोड एलईडी सोलर सेल, आइए आइए आइए, फोटो डायोड एलईडी सोलर सेल समझ लेते हैं। भैया सीधी भाषा सुनो, फोटो डायोड एक ही काम करता है, लाइट इस पे गिरती है, उस लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। कैसे बनाता है जरा समझते हैं। ये रिवर्स बाइसिंग पे काम करता है, रिवर्स बाइसिंग पे। ये रहा फोटो डायोड, इस फोटो डायोड पे लाइट गिर रही है, ये फोटोन्स गिर रहे हैं, लेकिन इन फोटोन्स की जो एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी गैप से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। लाइट गिर रही है, लाइट की जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी और वो बनाएंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। जब इलेक्ट्रॉन कूद के कहां जाएगा? होल में, तो क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसे एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए? एनर्जी गैप से ज्यादा। और वो एनर्जी दे कौन रहा है? फोटोन। फोटोन दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। भैया इसे रिवर्स बाइसिंग में ही क्यों यूज करते हैं? रिवर्स बाइसिंग में एक खास बात है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिरोगे
उतना ज्यादा करंट बनेगा, रिवर्स करंट बनेगा, उतना ज्यादा करंट मिल जाएगा आपको। तो फोटो डायोड लाइट को बदलता है इलेक्ट्रिसिटी में, रिवर्स बाइसिंग पे काम करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट उतना ज्यादा करंट बनेगा, ठीक है। और जब लाइट गिरती है तो उस लाइट की, याद रखने वाली बात यह है, उस लाइट की एनर्जी एनर्जी गैप से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिरेगी उतना ज्यादा रिवर्स करंट बनता रहेगा। ये देखते रहो, करंट बढ़ता जा रहा है। फोटो डायोड में कई बार ऐसा होता है बिना लाइट गिरे भी करंट बन जाता है, कई बार ऐसा होता है लाइट नहीं गिरी तब भी करंट बन जाता है, बहुत ना के बराबर करंट होता है, उसे बोलते हैं डार्क करंट, उसे बोलते हैं डार्क करंट। और जितना ज्यादा करंट नीचे जा रहा है इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी 1 वाली लाइट से ज्यादा इंटेंसिटी 2 की है, उससे ज्यादा इंटेंसिटी 3 की है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रिवर्स करंट ज्यादा बनेगा। तो फोटो डायोड का काम क्या होता है, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलना, रिवर्स बाइसिंग पे काम होता है। जब लाइट गिरनी चाहिए उस लाइट की एनर्जी एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन होल के पेयर बनेंगे। इसका उल्टा भाई होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, नाम से पता लग रहा है लाइट एमिट करता है, लाइट एमिट करता है। इसका सिंबल आप ऐसे बना दो, इसमें से निकल रहे हैं फोटोन्स। देखो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में जब फॉरवर्ड करंट दौड़ता है, फॉरवर्ड करंट दौड़ता है, तो जो एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, अगर वो एनर्जी एनर्जी गैप से कम है, एनर्जी एनर्जी गैप से कम है, तो वो एनर्जी एज अ फोटोन बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो सर्किट में रह नहीं सकती। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एनर्जी गैप से कम है वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड थोड़ा ना कूदेगा, कूद ही नहीं पाएगा, उसकी एनर्जी कम है, ठीक है। जैसे ही हम इसे फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, करंट दौड़ने लगता है। जब करंट दौड़ने लगता है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने लगती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एनर्जी गैप से ज्यादा है वो तो भाई वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड कूदने लगते हैं, है ना। और जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम रह गई, अब वो अपनी एनर्जी का क्या करें, वो अपनी एनर्जी कहां निकाल देते हैं, एज अ फोटोन निकाल। भैया इसका मतलब वो जो कमजोर इलेक्ट्रॉन है वो हमें लाइट के रूप में दिखता है। ये जो एलईडी लगी हुई है ये वही दिख रही है, आपके घर में जो ट्यूबलाइट लगी हुई है क्या ये वही दिख रही है, हाँ, वो कमजोर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वो फोटोन वो है जिसकी एनर्जी कम रह गई। कई बार इस पे न्यूमेरिकल आता है कि अगर हमने लाइट को की एनर्जी इतनी दी है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में मतलब करंट बना पाएगी, तो आपको चेक करना चाहिए कि लाइट की एनर्जी एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। और एनर्जी क्या होती, कैसे निकाल सकते हैं, hc/λ से या h न्यू से, या ट्रिक भी बताऊंगा डुअल नेचर में, आपके पास ट्रिक भी बताऊंगा। 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में रखोगे तो एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ट्रिक बताऊंगा वहां पे डुअल नेचर पे, इस पे न्यूमेरिकल सिर्फ इसी पे आता है, इसी कंसेप्ट पे, डुअल नेचर वाला जो कंसेप्ट है। फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है ये, तो भाई आपको पता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, जिनको एनर्जी ही नहीं मिली बेचारों को, वो अपनी एनर्जी फोटोन के रूप में बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ये लो भैया सोलर सेल की बात कर लेते हैं। सोलर सेल सब कुछ फोटो डायोड जैसा करता है, बस ये एक्सटर्नली बायस्ड नहीं होता, मतलब रिवर्स बाइसिंग वाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग कुछ नहीं होती इसकी बाइसिंग वाइसिंग। सोलर सेल सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। प्रिंसिपल सारा सेम है कि जब सनलाइट की एनर्जी एनर्जी गैप से ज्यादा होगी या बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से करंट डेवलप होगा, ठीक है। तो वो आपके पास सोलर सेल उस काम को करता है। सोलर सेल चाहता है कि एनर्जी गैप जो इसके लिए आइडियल होता है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अच्छा एक चीज और बता दूं, एलईडी में जो कलर्स होते हैं, ब्लू कलर की एलईडी, येलो कलर की एलईडी, वो डिपेंड करती है रेड कलर की, ग्रीन कलर की एलईडी कि आपने कैसा सेमीकंडक्टर का कंपोजिशन यूज किया है। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, आप जैसा सेमीकंडक्टर यूज करोगे आपको एनर्जी उसी तरीके से मिलेगी। सोलर सेल का जो VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो याद रखना, आ चुका है पेपर में। ये होता है करंट और V का आपके पास ग्राफ, कौन से क्वाड्रेंट में बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पे करंट 0 है,
करंट जीरो होता है ओपन सर्किट में। देखो ओपन सर्किट, देखो ये देखो, ये सर्किट ओपन है, तो क्या यहां से करंट कूद के यहां चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ओपन सर्किट में करंट क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो ये वोल्टेज होती है VOC, और इस जगह वोल्टेज जीरो है, यानी ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट केस में कभी वोल्टेज नहीं होती, और इस जगह जो करंट होता है वो होता है ISC, करंट शॉर्ट सर्किट। ये सोलर सेल की कहानी है। ठीक है, लॉजिक गेट्स की वीडियो मैं सेपरेटली आपको भेज चुका हूं पहले। लॉजिक गेट्स आपके पास आ चुका है, उसके PYQs आ चुके हैं। अब आपके पास सेमीकंडक्टर आ जाएगा, इसके बाद सेमीकंडक्टर के PYQ आ जाएंगे। अगर आप वीडियो देख लेते हो यार, लाइक दे दिया करो अगर समझ में आती है तो। वीडियो देखकर भी लाइक नहीं देते तो क्यों मेहनत हो रही है? ठीक है, आपकी 4 मई की पूरी तैयारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शैंकी भाई की है। पूरा एक एक चैप्टर जो आप लिख रहे हो मैं सारी बातें पूरी कर रहा हूं। अभी किसी ने कमेंट में ऑसिलेशन वेव्स लिख रखा है, वो जल्दी पूरा करने वाला हूं सेमीकंडक्टर के बाद। ऑसिलेशन वेव छोड़ूंगा नहीं भाई, जो जो कमेंट में बोल रहे हो सारी बातें पूरी की जाएगी। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और किसी एक दो फ्रेंड्स को भी मदद कर दो, शेयर कर दो, PYQ पूरा देखे करो। ठीक है, 4 मई के लिए तैयार रहो, मिलके फोड़ेंगे 4 मई को। बाय देन।